हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। द गुरुकुल इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज फिर से आपके लिए लेके आया हूँ सुपर 25 क्वेश्चन, जो कि आपको लास्ट वाला जो सुपर 25 क्वेश्चन थे उससे भी ज़्यादा बेहतरीन ये क्वेश्चन है। और लास्ट 6 मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगा। और साथ साथ में हिस्ट्री के जो फैक्ट रहेंगे ना उसके साथ में आपको मिलेगा। तो लेक्चर में आप बने रहिएगा और लास्ट शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। आपको एक एक चीज़ें समझ में आएगी और लेक्चर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। पहले वाले लेक्चर से भी ज़्यादा धमाकेदार लेक्चर होगा, ठीक है। तो बने रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पे कि व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। मतलब एवरी ईयर, हर एक साल वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, कौन से डेट को मनाया जाता है। आपको पता है कि इंसान अगर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ उसके लाइफ में स्वस्थ चलेगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आपको हेल्थ पे ध्यान देना है, उसके बाद ही किसी चीज़ पे ध्यान देना है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है ना। और वर्ल्ड हेल्थ डे जो है कौन मनाता है, तो ये WHO मनाता है, जो 1948 में बनाता है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देख सकते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डिसाइडेड ऑब्जर्व 7 अप्रैल एवरी ईयर सिंस 1950। देखो, वर्ल्ड WHO बना था 1958 में, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ डे बनाने का स्टार्ट हुआ था 1950 से, 7 अप्रैल 1950 से। याद रखना आप लोग को, ठीक है। इस साल का जो थीम था वो था सब हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल 2023 का जो थीम था, विषय था, वो हेल्थ फॉर ऑल था, ठीक है। अब ये देख लो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स न जाने तो ये इसके साथ क्या हो जाएगी, बेईमानी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर मेंबर जो थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, तुर्की था, ब्राज़ील था, ये मेंबर थे। अभी तो बहुत सारे मेंबर है इसमें। इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, और इसका हेड क्वार्टर जो है ना जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो याद रखोगे, जेनेवा स्विट्जरलैंड। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर जो है ना 194 मेंबर है। तो ये सुपर चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहला इसमें याद रखो को वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 1950 से स्टार्ट हुआ था। इसको WHO बनाता है। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना। 7 अप्रैल 1948 को बना था। और WHO का हेड क्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके टोटल 194 मेंबर है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बन सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, मिर्ची राइस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली गॉट GI टैग। अब ये बोल रहा है कि मतलब राइस चावल, राइस मिर्ची जो है ना उसका बहुत ही बढ़िया मिर्चा होता है। ये एक्चुअली हमारे डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, तो इससे आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कौन से स्टेट में है। तो राइस चावल जो मिलता है ना वो बिहार में मिलता है। बिहार में मिलता है। ये बहुत ही बढ़िया, मतलब इसका जो चिवड़ा होता है, जो पोहा बोलते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। आप ये भी सोच लो, इंडिया के टोटल एक स्टेट में और एक ही डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वेस्ट चंपारण। जो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, चंपारण सत्याग्रह जो 1916 में हुआ था, महात्मा गांधी ने किया था, और ये पहला सत्याग्रह आंदोलन था। तो वही डिस्ट्रिक्ट से ये मिलता है राइस चावल। तो याद रखना राइस चावल। और ये समझ लो कि ये जो बिहार का कोई भी अगर एग्जाम दे रहा है ना, उसके लिए सुपर BABI क्वेश्चन है ये। सुपर BBI बिहार के लिए, जे बिहार पुलिस का वैकेंसी अभी आ रहा है। और देख लो, साथ में आप लोग ये भी याद कर लेना, बिहार के इतने सारे प्रोडक्ट है जिनको GI टैग मिला है। मिर्ची राइस आपको अभी बता ही दिया, ठीक है ना। फिर इसके बाद सुजनी एम्ब्रॉयड जो बेडशीट होता है उस पर वर्क कराया जाता है, ठीक है ना। सिलाव खाजा, ये भी इंपॉर्टेंट है। शाही लीची, पता ही है आपको, लीची जो होता है मुजफ्फरपुर का लीची बोल रहे हैं। मगही पान जो होता है, ठीक है ना। कतरनी राइस होता है। भागलपुरी जर्दालू आम, इसको भी GI टैग मिला है। मधुबनी पेंटिंग है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा याद रख लेना, ये आपके बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपको बिहार पुलिस का भी वैकेंसी चल रही है, तो वो इसमें तो सुपर BABI है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे बोला है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल हैज़ रिसेंटली रिलीज द रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट। तो ये मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, ठीक है ना। तो बिजिएस्ट जो एयरपोर्ट है वो कौन से, जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट का नाम तो दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा, ठीक है ना। और ये पूछ रहा है कौन से कंट्री में है, तो ये आपको अमेरिका में मिलेगा आपको, ठीक है ना, अमेरिका में मिलेगा। और ये देखो टॉप 10 जो बिजिएस्ट
एयरपोर्ट है उसका नाम यहाँ पे है। इसमें टॉप 10 में एक ही हमारा इंडिया का है, दिल्ली एयरपोर्ट है, ठीक है ना। तो याद रखना टॉप में आएगा जो अमेरिका का हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंडिया का एक ही एयरपोर्ट है, 9th नंबर पे दिल्ली एयरपोर्ट है, ठीक है। इससे बाद इतना ही क्वेश्चन बनता है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, सुपर वीबीआई इसको क्वेश्चन मान सकते हो, क्योंकि सुपर वीबीआई इसको, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में अभी देख तो 1.5 ईयर्स के आसपास हो गया यूक्रेन और रसिया के बीच में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, ठीक है ना। यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध चल रहा है। तो आपको पता होगा कि रसिया और यूक्रेन के जो बीच में युद्ध हुआ है ना, वो नाटो का ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। नाटो का ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे यूक्रेन को बोला जा रहा था कि नाटो का मेंबर बनाए, बट रसिया बोल रहा है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनेगा, जिसके चलते ये जीत पे उतर गया। तो रसिया ने क्या किया, इसके ऊपर अटैक वगैरह किया। उसके बारे में कहानी हम लोग अभी बाद में चर्चा करेंगे। तो 31 इसके पहले 30 मेंबर हुआ करते थे, 30 मेंबर। लास्ट वाला जो मेंबर बना है ना, वो बना है हम लोग का फिनलैंड बना है, ठीक है। तो ये देख सकते हो 31 टोटल मेंबर का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, और कौन सा कंट्री कब ज्वाइन हुआ है ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि यहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है, ये नाटो का हेडक्वार्टर जो आपको मिलेगा ब्रुसेल बेल्जियम में मिलेगा, ठीक है ना। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, और वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था। देखो हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है, लेकिन इसका फाउंडेशन जो हुआ था वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ था, ठीक है। और ये 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है इसी की वजह से चल रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग देख लेना, गूगल पे भी मिल जाएगा। तो ये इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे नाटो का जो मेंबर है ना, उसको वर्ल्ड मैप में मैंने दिखा दिया है आपको, देख सकते हो। ये नाटो का मेंबर है, जो इस कलर का है ना, ये ग्रे कलर का जो भी है, क्रीम कलर का, वो नाटो मेंबर है। तो इसमें नाम देख लो, ये सब है, नॉर्वे है, जर्मनी है, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी नाटो मेंबर का, ठीक है। तो देख लेना पूरा का पूरा ये नाटो मेंबर है, और वर्ल्ड में आपको मैंने दिखा दिया। देखो होता क्या था, रसिया जब जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था ना, तो नाटो बना था। तो बोला गया था कि इसको ईस्ट साइड में नहीं बढ़ना है, लेकिन नाटो जो है ना ऑलरेडी ईस्ट साइड में बढ़ते जा रहा है। पोलैंड को बना लिया, चेक रिपब्लिक को बना लिया, बहुत सारे कंट्री को बना लिया। तो इसीलिए रसिया बोल रहा है कि इसको रोको, एक्सपांड मत करो, इस ईस्ट साइड में मत करो, मतलब पूर्व दिशा में मत करो। ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, और इधर क्या होता है, पूर्व होता है, और इधर क्या होता है, पश्चिम होता है। तो वो बोला पूर्व की साइड में मत बढ़ो, लेकिन ये नाटो जो है ना पूर्व के साइड में बढ़ते ही जा रहा है, इसलिए यहाँ पे चल के थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। थोड़ा सा ये भी मैप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी एक मैप लगा हुआ है, जो देख सकते हो कि आपको जो कलर किया हुआ है कब से कौन सा कंट्री। देखो 2023 में ये फिनलैंड है। देखो यूक्रेन का इतना बॉर्डर नाटो से शामिल हो जाता, और ये तो हुआ नहीं, लेकिन देखो यहाँ पे हुआ क्या, फिनलैंड नाटो में शामिल हो गया। अब देखो क्या हुआ कि रसिया यहाँ पे यूक्रेन के साथ युद्ध में बिजी हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा वीक पड़ने लगा। तो इन्होंने मौका देकर फिनलैंड को क्या कर दिया, नाटो में शामिल कर लिया। तो देख सकते हो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग ब्लैक सी बोला जाता है, आप लोग ध्यान रखना, ब्लैक सी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ब्रसेल है, बेलारूस जो है ना रसिया का सपोर्टर है। यहाँ पे तुर्की मिल जाएगा, और ये है क्रीमिया। क्रीमिया को 2014 में रसिया ने क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। तो ये क्रीमिया है, और ये देख सकते हो बॉर्डर है रसिया और यूक्रेन का, ठीक है। और यहाँ पे बेलारूस है, ये पोलैंड है, रोमानिया है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, और ये फिनलैंड है। देखो क्वेश्चन ये देखो, लिथुआनिया है, लातविया है। क्वेश्चन ये बन सकता है आपको एग्जाम में कि निम्नलिखित में से, फॉलोइंग में से कौन सा कंट्री है जो यूक्रेन को बॉर्डर टच नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, आपको इसमें जो भी कंट्री है यहाँ पे रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड और बेलारूस, लिथुआनिया, ये सब कंट्री है जो यूक्रेन को टच करते हैं। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, और आप लोग को कभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आप लोग को ये ब्लैक सी है, इसी से ट्रेड वगैरह होता है, और ये तुर्की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो है ना सुपर वीबीआई क्वेश्चन है, सुपर वीबीआई क्वेश्चन बोल सकते हो कि यहाँ पे पूछा है ब्रिस्बेन इज ए सिटी ऑफ विच कंट्री। देखो यहाँ पे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर को पूछना नहीं चाहिए, और शायद से पूछेगा भी नहीं, लेकिन मैंने पूछने का जो लॉजिक है ना वो अलग चीज़ है। यहाँ पे ब्रिस्बेन की सिटी जो है कौन से
कंट्री में है तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। क्या है ना कि अभी थोड़ी दिन पहले ही मोदी जी ऑस्ट्रेलिया घूमने गए थे। ऑस्ट्रेलिया ही नहीं गए थे, 3 जगह पे गए थे। एक तो गए थे यहाँ पे गए थे, ये जापान में गए थे, ठीक है ना। दूसरा गए थे ऑस्ट्रेलिया में गए थे, ठीक है। तीसरा गए थे ना न्यू पपुआ गिनी में गए थे, न्यू पपुआ गिनी में गए थे। 3 जगह गए थे। यहाँ पे जो गए थे ना, ये गए थे G7 समिट अटेंड करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे गए थे क्वाड को अटेंड करने के लिए, बट क्वाड का समिट हुआ नहीं, कैंसिल हो गया। USA ने क्या कर दिया, इसको कैंसिल किया। और न्यू पपुआ गिनी बायलैटरल मीटिंग के लिए गए थे मोदी जी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ब्रिस्बेन जो है ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी है। और क्यूब है यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्वेश्चन। देख लो यहाँ पे क्या हुआ था। मोदी जी जाते कुछ अलग अलग काम करते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्फॉर्म दैट न्यू कॉन्सुलेट वुड बी कंस्ट्रक्टेड इन ब्रिस्बेन ड्यूरिंग हिज एड्रेस एट द कम्युनिटी इवेंट इन सिडनी। देखो हुआ क्या था, मोदी जी गए थे ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में गए थे, उनको क्या हुआ था, एक मीटिंग हुई। मीटिंग क्या हुई, कम्युनिटी इवेंट हुआ, मतलब बहुत सारे इंडियन लोग आके वहाँ पे थे और मोदी जी भाषण दे रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पे ऐलान किया कि एक न्यू कॉन्सुलेट खोला जाएगा। न्यू कॉन्सुलेट खोला जाएगा कहाँ पे, ब्रिस्बेन में। और ये जो इवेंट चल रहा था सिडनी में चल रहा था, ठीक है। तो याद रखना ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की सिटी है, सिडनी भी ऑस्ट्रेलिया की सिटी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आप लोग ध्यान रखना। दूसरा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल आपको पूछ देगा, तो ऑस्ट्रेलिया कैपिटल होता है कैनबरा होता है। और ऑस्ट्रेलिया के जो PM है वो है एंथनी एल्बेंजी है, ठीक है ना, एंथनी एल्बेंजी है। ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ें हम लोग का आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला है कि रिसेंटली विच सिटी हैज बैन स्कूटर ऑन इट्स रोड। देखो रोड पे क्या होता है ना, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर बैन हुआ है। क्या हुआ, स्कैटरिंग वाला जो स्कूटर नहीं होता है, कोई सिंगल पर्सन उस पर खड़ा होकर कर सकता है। तो क्या होता था ना, तो ये मार्केट में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता था, भीड़ हो जाता, रस हो जाता, जिसके चलते पेरिस ने क्या कर दिया, इसको बैन कर दिया, ठीक है ना। देख लो ये स्कैटरिंग वाला के जैसा, तो स्कूटर को क्या कर दिया, बैन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलर बहुत ज़्यादा आ जाते थे, जिसके वजह से क्या हो जाता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती थी, इसलिए इन्होंने बैन कर दिया। देख सकते हो पेरिस द सिटी ऑफ लव, ये भी आ कर सकते हो। द सिटी ऑफ लव किसे कहा जाता है, तो पेरिस कहा जाता है। ये फ्रांस का कैपिटल है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे फ्रांस का कैपिटल है। और ये फ्रांस के ये आपको प्रेसिडेंट मिल जाएंगे इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ पे फ्रांस के प्रेसिडेंट है, ये भी याद रखना। फ्रांस के कैपिटल आपको पेरिस मिल जाएगा। और ये ही यहाँ पे ये स्कूटर को बैन किया है, बस। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसे नहीं आ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये तो भाई मतलब सुपर VVI क्वेश्चन है। अगर नहीं पूछा तो मतलब क्या बोले, नहीं बोल सकते कुछ भी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द सुप्रीम स्टैटिकल कमीशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो देखो ये क्या चीज़ है, यूनाइटेड नेशन स्टैटिकल कमीशन का मेंबर कौन से कंट्री को बनाया गया, तो ये बनाया गया हमारा प्यारा भारत इंडिया को बनाया गया, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों के बारे में कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दूँ। स्टैटिकल मतलब क्या होता है, डाटा तैयार करना कोई भी चीज़ का, ठीक है। तो देख सकते हैं इंडिया ओन ए लैंडस्लाइड विक्ट्री बाय सिक्योरिंग 46 आउट ऑफ 53 वोट। 53 में से 46 वोट मिला इंडिया को इन द इलेक्शन टू द यूनाइटेड नेशन स्टैटिकल कमीशन, वाइल राइवल रिपब्लिक ऑफ कोरिया गॉट 23, कोरिया को 23 मिला, चाइना को 19 मिला और यूनाइटेड अरब को 15 मिला। बट फाइनली हमारा प्यारा भारत इंडिया जो है स्टैटिकल कमीशन का मेंबर बन गया, ये बड़ी बात है। अब इसके बारे में जानते हैं, स्टैटिकल कमीशन का काम क्या होता है। देख लो कोई भी चीज़ का डाटा तैयार करना, जैसे हमारे इंडिया में ही पॉपुलेशन का डाटा याद करना, जैसे कैपिटल का डेटा याद करना, इसे मैप बनाना, ठीक है। तो जैसे ये देख सकते हो, जैसे रियल GDP पर कैपिटा इनकम ओवर द ईयर, इंडिया का ये, ठीक है ना, रियल GDP एंड पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो ये रियल GDP पर कैपिटा इनकम का फार्मूला है यहाँ पे, रियल GDP बाई पॉपुलेशन, मतलब रियल GDP बाई पॉपुलेशन। देखो GDP 2 होता है, एक होता है रियल GDP होता है, एक होता है नॉमिनल GDP होता है, नॉमिनल GDP, ठीक है। अभी बता देता हूँ इसको, रियल GDP नॉमिनल GDP क्या कहलाता है। देखो रियल GDP क्या कहलाता है, नॉमिनल GDP बाई डिफ्लेटर होता है, ठीक है।
अब देख लो जीडीपी, यहाँ पे जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस, मतलब एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विस जो प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी दो टाइप का होता है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, ठीक है ना। और देखो जीडीपी मेजर दिस वैल्यू यूजिंग करेंट प्राइस, जो जीडीपी होगा ना करंट प्राइस पे जब मेजर किया जाता है ना उसको नॉमिनल कहते हैं, और जो बेस प्राइस पे ये किया जाता है ना उसको रियल जीडीपी कहते हैं। बेस प्राइस मतलब साल के स्टार्टिंग वाला जो प्राइस था ना उस पर अगर काउंट करते हैं तो रियल जीडीपी, और जो अभी करंट में चल रहा है उस पर क्या होता है, ये नॉमिनल जीडीपी होता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो ये यूनाइटेड स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है ना यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। यूनाइटेड नेशन क्या है ये समझ लो। United Nation is an international organization. In short, it is the written by many newspaper as even. देखो ऐसा कुछ नहीं है लेकिन न्यूज़पेपर बहुत सारे इसको बोलते हैं। The purpose of which state that it is working for cooperation facilitate इंटरनेशनल लॉ। इसका काम क्या होता है, पूरे इंटरनेशनल लॉ को बनाए रखना, ठीक है ना। इंटरनेशनल सिक्योरिटी को बनाए रखना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो भी हमारा इकोनॉमिक पैसे का लेन देन है उसमें डेवलपमेंट हो, सोशल प्रोग्रेस होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स यहाँ पे मिलना चाहिए, वर्ल्ड में दुनिया में पीस मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था जो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और इसका हेड क्वार्टर जो मुख्यालय मिलेगा न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि यूनाइटेड नेशन के कितने ऑर्गन है, मतलब अंग कितने हैं। तो टोटल यूनाइटेड नेशन के आपको 6 ऑर्गन मिलेंगे, 6 अंग मिलेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है ना। यूएन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, यूएन सेक्रेटरी, राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएन टर्नशिप काउंसिल, ठीक है ना। ये इसी वाला पार्ट है स्टैटिस्टिकल कमीशन वाला जो अभी बना है ना इंडिया, तो इसी का पार्ट है, ठीक है। इसके बारे में देख लो, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो। जनरल सभा किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो जनरल सभा, महासभा, संयुक्त राष्ट्र मुख्य विचार विमर्श, मतलब कोई भी दुनिया के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है तो यहाँ पे साधारण सभा में होता है। देखो ज़्यादा मैं इसको डेप्थ में नहीं ले जा रहा हूँ, सीधी सीधी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। सुरक्षा परिषद होता है, ठीक है ना। सुरक्षा परिषद की दुनिया में पूरा क्या करे, सुरक्षा मेंटेन रखे, सिक्योरिटी रखे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए। इसमें टोटल आपको 15 मेंबर मिलेंगे, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य में आपको मिल जाएगा यूएसए मिल जाएगा, ठीक है ना। दूसरा आपको रसिया मिल जाएगा, ठीक है ना। तीसरा आपको फ्रांस मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 4th में आपको चाइना मिल जाएगा, ठीक, चाइना। 4th 5th में आपको यूनाइटेड किंगडम मिल जाएगा, ठीक है। इतने 5 कंट्री है जो कि इनको वीटो पावर भी मिला है कि सारे कंट्री कुछ कहे लेकिन अकेला अगर कोई कंट्री बोलता है ये काम नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा वीटो का यूज जो होता है रसिया करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो वीटो पावर, इसके बारे में मुद्दों पर कभी चर्चा करेंगे। और ये तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये इसी का पार्ट था जहाँ से शुरू कहानी हुई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे है जो आपको न्याय परिषद आपको मिल जाएगा, 1945 में मिल जाएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब दुनिया के बारे में किसी के ऊपर कुछ भी अगर फैसला सुनाना है तो दुनिया में ये इंटरनेशनल, जैसे वर्ल्ड का कोई आतंकवादी, दुनिया का आतंकवादी अगर घोषित होता है तो यही घोषित करता है। जैसे मोहम्मद पाकिस्तान को, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसको दुनिया का आतंकवादी घोषित कर दिया। सेक्रेटरी येट होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में निम्न में से देश के राष्ट्रपति को पोलैंड में शीर्ष पुरस्कार मिला है। ये पूछ रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति को, किस देश के प्रेसिडेंट को, ठीक है ना, ये अवार्ड मिला है पोलैंड में, ये बोल रहा है। तो ये मिला है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है वो है हमारे व्लादिमीर जेलेंस्की है, ठीक है ना। तो देख लो यहाँ पे यूक्रेन की बात आई है, तो देख लो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये यूक्रेन है, ठीक है। और इसकी कैपिटल जो क्यू है, और इसके जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की है, और रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन है। यहाँ पे दोनों व्लादिमीर है, ठीक है ना, व्लादिमीर, दोनों व्लादिमीर। ये रसिया वाले पुतिन हो गए और ये हो गए जेलेंस्की, ठीक है, जेलेंस्की, ठीक है। और दोनों आपस में बड़ी लड़ रहे हैं लोग, क्या कर सकते हो, दुनिया है। और ये देख लो फिनलैंड जो लास्ट सबसे लास्ट वाला जो है
नाटो का मेंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेवल फ्रॉम गुवाहाटी टू विच कंट्री। मतलब ये बोल रहा है कि पहली पूर्वोत्तर भारत में पहली वंदे भारत ट्रेन जो चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, इसका क्वेश्चन पूछने का मतलब है। मतलब गुवाहाटी से कौन से सिटी तक, तो गुवाहाटी से ये चली थी जलपाईगुड़ी तक चली थी। ठीक है ना, जलपाईगुड़ी जो आपको पश्चिम बंगाल में है। तो ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है कि किस स्टेट से किस स्टेट में चली थी। आसाम से मिले, आसाम से मिलेगा कौन, पश्चिम बंगाल। तो आसाम से लेकर पश्चिम बंगाल तक आसाम का एक सिटी का नाम है गुवाहाटी और वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी का नाम है। ठीक है, तो याद रख सकते हो वंदे भारत ट्रेन, इसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये 2018 में स्टार्ट हुआ था। और इससे एक क्वेश्चन और भी कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कि सबसे पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो वाराणसी और न्यू दिल्ली के बीच में चली थी। ये याद रखना आप लोग। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये हमारा पे ये है कि विच स्टेट हैज रिसेंटली गॉट जीआई टैग फॉर वुड क्रेविंग। तो वुड क्रेविंग मतलब क्या होता है ना, लकड़ी को काट काट के उसका डिजाइन बनाना, क्या कहते हैं, वुड क्रेविंग, यानी वुड को क्या करना, क्रेविंग करना। तो कौन से स्टेट को मिला है जीआई टैग, तो ये मिला है लद्दाख को। ठीक है ना, तो लद्दाख को मिला है। देख लो यहाँ पे लोडर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये लद्दाख होगा, लद्दाख। ठीक है, तो याद रखना, देख सकते हो ये वुड कवरिंग यही है, वुड कवरिंग क्रेविंग, ये वुड कैरविंग बोला जाता है इसको। देख लो यहाँ पे लकड़ी से काट के किसी का भी डिजाइन बनाया जाता है। तो ये देख लो। अब बात आई है देखो हमारा इसके बारे में, लद्दाख के बारे में। तो देख लद्दाख का देख लो मैप यहाँ पे, ये हमारा प्यारा भारत इंडिया का मैप है। देख लो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसमें देखोगे तो लद्दाख यहाँ पे मिल जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर मिल जाएगा। और ये देख लो, उसी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करके दिखाऊं। देख लो यहाँ पे लद्दाख मिल जाएगा, यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे इसमें जम्मू एंड कश्मीर मिल जाएगा। और ऊपर में ये मिल जाएगा पीओके। पीओके मतलब क्या, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कश्मीर ने इसको अपना रखा है, घेर के रखा है, मतलब अपने पास रखा है, गिलगित बाल्टिस्तान वाला पार्ट वाला। ठीक है ना, तो पीओके ये है, देख सकते हो यहाँ पे ये अक्षय चिन्ह बन जाएगा जिससे चाइना और इंडिया के बीच में हमेशा क्लैश बना रहता है। तो ये थोड़ा सा देख लेना। उसके नीचे देखोगे तो हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा, तो थोड़ी सी ये देख लेना। हाँ, बात आ रही है कि लद्दाख जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, तो टोटल हमारे इंडिया में अभी के टाइम 8 यूनियन टेरिटरी है और 28 स्टेट है। यूनियन टेरिटरी में ऊपर से आ जाओ तो यहाँ पे देख लो जम्मू कश्मीर मिल जाएगा, लद्दाख मिल जाएगा। फिर थोड़ा सा उसके नीचे आओगे तो चंडीगढ़ मिल जाएगा। फिर उसके थोड़ा नीचे आओगे तो दिल्ली मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली यहाँ पे मिल जाएगा। फिर देख सकते हो तो ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देख लो ये पौंडीचेरी मिल जाएगा। और यहाँ पे देखोगे अंडमान एंड निकोबार। टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है। आपको लोकेशन भी बता दिया और यहाँ पे यूनियन टेरिटरी और उसके कैपिटल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उससे भी देख सकते हो। अंडमान और निकोबार का कैपिटल जो है पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही मिलेगा। दादर नगर हवेली एंड दमन दीव का दमन मिलेगा। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का दिल्ली मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर का समर में यानी गर्मी के मौसम में आपको श्रीनगर में और विंटर के मौसम में जम्मू में मिलेगा। लद्दाख का लेह में मिलेगा। लक्षद्वीप का कावरट्टी में हो जाएगा। और फिर पौंडीचेरी का आपका पुडुचेरी में मिल जाएगा। तो ये आपको याद रखना, सुपर बीबीआई चीज़ें ये आपको लाइफ में एग्जाम निकाल रहे हैं तो याद करने पड़ेंगे, चाहे जैसे भी याद करो, रो के याद करो, गा के याद करो, उसमें कोई कहता ही नहीं है। ठीक है, आपको याद करना है तो करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे सॉरी, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आरबीआई ने रेपो रेट को इस बार अपरिवर्तित रखा। वर्तमान में रेपो रेट कितना परसेंट है, तो वर्तमान में रेपो रेट है जो 6.5% है। देखो इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो आरबीआई है। ठीक है ना, आरबीआई के पास मॉनेटरी पॉलिसी होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है, तो आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये होता है कि पैसे का आवागमन, मतलब इंडिया में कितने पैसे चाहिए, कितना कम पैसा चाहिए, कितना ज़्यादा चाहिए। मार्केट में ज़्यादा पैसा हो गया तो उसको कैसे मार्केट से निकाल कर आरबीआई अपने पास लाएगा, या मार्केट में कम हो गया तो आरबीआई कैसे उसको मार्केट में पैसा रखेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी का मतलब होता है मनी, ठीक है ना। पॉलिसी मतलब
मतलब क्या होता है नियम कानून, तो देख सकते हो। तो पैसे को मॉनिटर करने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन यानी रेट बनाया गया है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और अलग अलग रेट है, जैसे CRR है, CRR है 4.5%, अभी पूछा था 4. CRR 4.5%। CRR का मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये होता है कि कोई भी बैंक हो गया, जैसे मान लो कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ठीक है ना, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक के पास जितने भी एसेट रहेंगे ना, तो उसका 4.5% ये कहाँ जमा करेंगे, RBI के पास जमा करेंगे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग CRR बोलते हैं, ठीक है। रेपो रेट का होता है, यहाँ पे देख सकते हो, रेपो रेट का मतलब ये होता है कि RBI अगर किसी बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए जो पैसे देती है ना, उस पर जो ब्याज लेता है ना RBI, उसी को बोलते हैं रेपो रेट बोलते हैं। और रिवर्स रेपो रेट उसको बोलता है कि अगर मान लो कि बैंक ने कभी अगर ज़्यादा पैसा हो गया तो RBI में जमा कर देगा, तो RBI जो इंटरेस्ट देगा उसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग कभी देखेंगे, इनको बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे आ रहे तो RBI के बारे में थोड़ा पढ़ते जाओ। RBI का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ठीक है, याद रखना इसको। और 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद 1 जनवरी 1949 को क्या कर दिया गया था, नेशनलाइज मतलब राष्ट्रीयकरण हो गया था। तो याद रखना 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1935 में ये बन के तैयार हुआ था, अधिनियम 1934 था, ठीक है। साथ में ये भी याद रखोगे कि सबसे पहला जो गवर्नर थे ओ स्मिथ थे, ओसबर्न स्मिथ, इसको ओ स्मिथ याद कर सकते हो। पहला गवर्नर जो थे, पहला गवर्नर कौन थे, तो ओ स्मिथ थे, ठीक है ना, ओ स्मिथ पहला गवर्नर, ये विदेशी थे। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, तो ये तो हमारे CD देशमुख, ठीक है ना, CD देशमुख। कौन है, CD देशमुख। इन्हीं के नाम पे मुंबई में एक स्टेशन था अभी के टाइम में, चर्च गेट, ठीक है ना, चर्च गेट, तो उसका नाम चर्च गेट से बदल के CD देशमुख रख दिया गया है। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, चर्चे में है अभी, तो याद रखना। पहले भारतीय गवर्नर कौन है RBI के, तो CD देशमुख। और फर्स्ट गवर्नर कौन है, ओ स्मिथ है। देख लो यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी अभी आपको समझा रहा था। तो मॉनेटरी पॉलिसी समझा ही दिया था कि इट इज़ अबाउट मनी सप्लाई एंड डिमांड, मतलब मार्केट में कितने मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई चाहिए, कितने डिमांड चाहिए, इसका ये बताता है। फिजिकल पॉलिसी ये गवर्नमेंट इसको लीड करता है कि गवर्नमेंट को देखो यहाँ पे कि कैसे हम लोग का मार्केट में कोई भी एक्सपेंडिचर और इनकम और एक्सपेंडिचर कैसे घटाया बढ़ाया जाएगा, ये गवर्नमेंट करता है, ठीक है ना, और ये RBI करता है। तो ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस है। फिर अगला जो क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि विच बैंक हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस डिजिटल दुकान बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन फॉर मर्चेंट, ठीक है ना, डिजिटल दुकान करके एक बिजनेस मैनेजमेंट ऐप स्टार्ट किया है। किसने स्टार्ट किया है, तो ये किए हैं हमारे एक्सिस बैंक ने, ठीक है। तो याद रखना भाई, एक्सिस बैंक। अब देखो बैंक की बात आई है तो बैंक के बारे में मैं बता देता हूँ। बैंक आपको कितने टाइप का बैंक होता है, तो सबसे पहले 2 टाइप का बैंक होगा, एक होगा शेड्यूल बैंक होता है और एक नॉन शेड्यूल बैंक होता है। नॉन शेड्यूल मतलब जो होता है ना, साहूकार लोग पैसे लेन देन करते हैं, उसको हम लोग नॉन शेड्यूल में डालते हैं। शेड्यूल मतलब शेड्यूल में आपको 2 टाइप का मिलेगा, एक कॉमर्शियल बैंक मिल जाएगा और एक कोऑपरेटिव बैंक मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक में भी आपको 4 टाइप के मिल जाएंगे, आपको पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक और RRB रीजनल रूरल बैंक मिल जाएगा, ठीक है। जिसमें देख सकते हो कोऑपरेटिव में आपको 3 टाइप के मिलेंगे, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और अदर कोऑपरेटिव बैंक। इसमें भी देखोगे पब्लिक सेक्टर बैंक में SBI मिल जाएगा, नेशनलाइज बैंक मिल जाएगा और अदर पब्लिक सेक्टर बैंक मिल जाएंगे। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा, जब भी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है। चाइना वाले का काम क्या है, चाइना वाले अपनी हरकतें तो बात आते नहीं है, कभी किसी का नाम कभी किसी का नाम ये बदलते रहते हैं और झुंझुना बजाते रहते हैं कि इंडिया के ये मतलब स्टेट का नाम मैंने बदल दिया। बदलने से थोड़ी ना कुछ होता है। तो वही क्वेश्चन बोला है कि रिसेंटली इंडिया हैज अनाउंस द चाइना हैज अनाउंस टू चेंज द नेम ऑफ 11 प्लेस इन विच इंडियन स्टेट। तो ये अरुणाचल प्रदेश के जो 11
जगह है उसका नाम इन्होंने बदल के रख दिया है, ठीक है ना, बदल दिया इन्होंने। तो देख सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश का इस्टेब्लिशमेंट 20 फरवरी 1987 का हुआ था और इसका राजधानी है जो ईटानगर में है और इसके चीफ मिनिस्टर जो अभी पेमा खानू है और ऑफिशियल लैंग्वेज इसका इंग्लिश है। तो याद रखना ईटानगर इसका कैपिटल है, चीफ मिनिस्टर पेमा खानू है और ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है, ठीक है। अब देखो आगे का अगला आते हैं क्वेश्चन पे। हाँ देखो यहाँ पे आपको बता रहा था, यहाँ पे देख लो थोड़ा बहुत मैप आपको दिखा दूँ अरुणाचल प्रदेश का। तो देख सकते हो ये अरुणाचल प्रदेश का मैप है, ये इंडिया का मैप है, हमारा प्यारा भारत इंडिया, और ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश देख सकते हो कि सबसे लास्ट में है, सबसे पूरब में है। तो ये भी याद रखना कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि सबसे पूरब दिशा में कौन सा स्टेट है, तो अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे पश्चिम में पूछेगा तो आपका क्या बच रहा होगा, गुजरात है। और सबसे उत्तर में पूछेगा तो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है ना। और सबसे नीचे में पूछेगा तो तमिलनाडु है, याद कर लेना तमिलनाडु है, ये भी याद रहे। हाँ अब ये इसीलिए बोला जाता है कि सबसे पहले भारत में सूर्योदय जो होता है वो कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, क्योंकि पूरब से सूर्य निकलता है और पश्चिम में सूर्य डूबता है। सबसे लास्ट में पश्चिम में गुजरात से निकलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए आप लोग, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको भूलना नहीं है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज स्टार जेवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा हैज ओन गोल्ड मेडल इन विच इवेंट। देखो रिसेंटली में एक चैंपियनशिप हुआ था जिसमें नीरज चोपड़ा जो आपको पिछले साल उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, बहुत ज़्यादा चर्चा में आया। ये मतलब जैवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक के खिलाड़ी है, इन्होंने डायमंड जीता है। तो कौन से गेम में जीता है इन्होंने, तो ये जीता है दोहा डायमंड लीग में जीता है, ठीक है ना, दोहा डायमंड लीग में जीता है। तो देख सकते हो यहाँ पे आप लोग को इनके बारे में कुछ फैक्ट मिलेगा। इंडियाज स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा हैज won gold medal in Doha Diamond League held in Doha. This is the first medal of this season, ठीक है। Also has made the great start this season. 24-year-old नीरज चोपड़ा थ्रो 88.67 मीटर, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग, ये देख लो यहाँ पे वाजुग में सिल्वर मेडल, यानी टोक्यो के ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल, ये कौन जीता, वादजो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, इनके जो पीछे रहे जिनको हराया था, ये सिल्वर मेडल जीते थे, ये सिल्वर मेडल टोक्यो ओलंपिक में। और नीरज चोपड़ा जो जीते थे वो गोल्ड मेडल जीते थे। ये सिल्वर मेडल जीतने वाले थे और दोनों यहाँ पे दोहा लीग में टकरा गए, जिसमें इनको क्या कर दिया, नीरज चोपड़ा ने हरा दिया और खुद जीत गए, क्योंकि वो गोल्ड मेडल जीते थे और ये सिल्वर मेडल जीते थे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, with whom has the Reserve Bank of India launched the global tech competition G20 Tech Sprint। G20 Tech Sprint आरबीआई ने किस बैंक के साथ, किसके साथ मतलब साझेदारी करके बनाया है, तो ये बनाया बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS, ठीक है ना। देख सकते हो यहाँ पे BIS बैंक फॉर सेटलमेंट, BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है। The Reserve Bank of India (RBI) and Bank for International Settlement have launched a global tech competition G20 Tech Sprint. RBI and BIS Innovation Hub have also jointly launched the 4th edition G20 Tech Sprint। तो ध्यान रखना RBI ने BIS यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। अगला क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे देख लो, ये क्वेश्चन है आपका, साइक्लोन मोचा इन द बे ऑफ बंगाल हैज बीन नेम्ड बाय विच कंट्री, ठीक है। तो बोला है कि बंगाल की खाड़ी में जो मोचा साइक्लोन आया था उसका नाम कौन से कंट्री ने रखा है, तो उसका नाम यहाँ पे रखा है कंट्री ने, यमन ने रखा है, ठीक है ना। तो बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, क्या होता है ना, अरबियन सागर में बहुत बार साइक्लोन आ जाता है, तो हर बार साइक्लोन आएगा तो क्या करेगा, इंडिया कोनो नाम से पुकार देगा, क्या है, उसके बाद बांग्लादेश कोनो नाम से पुकार देगा, पाकिस्तान कोनो नाम से पुकार देता है, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। हर बार एक किसी ना किसी कंट्री को टाइम दिया जाता है कि इस बार आप इस साइक्लोन का नाम रखो। तो इस बार जो नाम रखने का, ये मोचा का नाम रखने के लिए जो मिला है ना, वो किसको मिला, यमन को मिला है। और एक थोड़ी दिन पहले जो आया था बिपरजॉय, ठीक है ना, बिपरजॉय जो साइक्लोन आया था महाराष्ट्र और गुजरात साइड में, उसका नाम जो रखा था वो हमारा पड़ोसी
बांग्लादेश ने रखा था। तो ये ध्यान रखना बिपरजॉय। और बिपरजॉय के बारे में मैं ये भी बता दूं कि ये अब तक का सबसे ज़्यादा टाइम तक रहने वाला साइक्लोन है, ठीक है ना। अरबियन सागर में जो भी निकला था सबसे ज़्यादा टाइम तक बिपरजॉय, और इसका नाम किसने रखा, बांग्लादेश। साइक्लोन मोचा का नाम किसने रखा, यमन ने रखा, ठीक है। तो ध्यान रखिए भैया मेरे, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी। देखो ये तो भाई इंडेक्स पढ़ के मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, बट आपको कैसा लगेगा पता नहीं, ठीक है। तो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में मतलब यहाँ पे होता है कि कोई भी मतलब प्रेस फ्रीडम कितना है, कोई मतलब पत्रकार है तो उसका कितना बोलने की आज़ादी है, तो उसका इंडेक्स है यहाँ पे। तो ये किसको मिला, कितना है, तो देखो आंसर भी आ ही गया, 161 है, ठीक है ना। आप देख सकते हो 2013 में 133 था, और इंडिया लगातार क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2030, ठीक है ना। और इसको जारी कौन करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स मतलब कोई भी रिपोर्टर्स के लिए कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए, वो जहां तक जहां भी चाहे वहां जाकर रिपोर्ट कर सके। तो इसको जारी करने वाला रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है। 2023 में इंडिया का जो रैंक है 161 है। देखो ये तो मतलब सुन के आश्चर्य लगेगा, देख सकते हो वह टोटल 180 कंट्री का यहाँ पे रैंक निकला था, जिसमें से इंडिया 161 रहा। और देख सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे थोड़ी सी देख लो, भूटान का 90 है, ठीक है ना। श्रीलंका का देखो 135 है, पाकिस्तान का देखो 150 है, वाह रे वाह। अफगानिस्तान का देखो 152 है, मतलब इंडिया से अच्छा है। अब देखो वहाँ पे अफगानिस्तान थोड़ी दिन पहले मतलब यूएसए को भगाकर वहाँ पे शासन कर रहा है, आतंकवादी का शासन चल रहा है। वहाँ पे लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी नहीं है, लड़कियों को मीडिया वगैरह कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है। और ये प्रेस इंडेक्स में इंडिया से बेहतर है, क्या है बाहरी, इसको बोलते हैं मतलब हिपोक्रेसी, ठीक है ना। और देखो प्रेस को स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता जो मिली है ना, आर्टिकल 19 के तहत मिला है, अनुच्छेद 19 के तहत मिला है। तो ये थोड़ा बहुत है, इन चीज़ें हैं, आप लोग देख लेना, आपको अच्छा लगे तो पढ़ लेना। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि इंडिया हैज साइन एन MOU विथ विच कंट्री फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन। देखो ये भी सुपर क्वेश्चन है, इंडिया ने किस कंट्री के साथ औद्योगिक अनुसंधान और विकास के सहयोग के लिए समझौता किया है। तो ये हमारा प्यारा दोस्त जो है ना इजराइल है, ठीक है ना। इजराइल बहुत ही हम लोग का अच्छा मित्र है ये, ठीक है, इजराइल है। तो इजराइल के साथ हमारे अच्छे मतलब रिलेशन है, और रिलेशन बढ़िया से है। अब देख लो इजराइल के साथ हमारा रिलेशन जो भी है ना पिक पॉइंट पे है। एक समय था इजराइल के साथ, देखो यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। 30 ईयर मतलब 2022 में 30 साल हो गए इंडिया और इजराइल के रिलेशन का। बहुत सारे कंट्री है ना अभी के टाइम में इजराइल को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, बोलते हैं कि नहीं ये कोई कंट्री नहीं, जैसे कि हमारा पाकिस्तान ही है, वो बोलता है कि इजराइल कोई कंट्री नहीं है, वो कंट्री को मान्यता ही नहीं देता है। तो इंडिया का जो रिलेशन है 2022 में, 1992 में इजराइल के साथ हमारा रिलेशन जो है ना बढ़िया से मतलब प्लेटफॉर्म पे आया। रिलेशन तो हम लोग का डिप्लोमेटिक अलायंस जो हमारा 1915 से ही आ गया था, लेकिन 1992 से ना बढ़िया से आया था। तो इसलिए हम लोग का 30 साल का हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया। ये उस टाइम थे नफ्ताली बेनेट जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम का है, लेकिन अभी के टाइम जो है ना प्राइम मिनिस्टर जो है इजराइल के वो है बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है ना, बेंजामिन नेतन्याहू है, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, तो ये चीज़ें देख लो, यहाँ पे आप लोग को चीज़ें मिल जाएगी, बाकी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना आप लोग खुद से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि संघाई SCO, जो कि SCO में बहुत सारे मेंबर है, जैसे इंडिया है, रसिया है, पाकिस्तान है, चाइना है। तो ये एक ग्रुप है, यहाँ पे हमेशा हर साल क्या होती है, बैठक होती है। और ये संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एशिया के रिलेटेड जो भी मतलब मुद्दे होते हैं उस पर डिस्कस होता है। तो हर साल कोई ना कोई कंट्री क्या करता है, होस्ट करता है। तो सबसे पहले तो याद रखना कि 2023 का SCO समिट जो है ना इंडिया होस्ट कर रहा है, ठीक है, ये याद करना। वेयर वाज द मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो फॉरेन मिनिस्टर का जो मीटिंग हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो गोवा में हुआ था। और बाकी मतलब बाकी जो मेन लीडर जो है उनका मेन मीटिंग कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। तो ध्यान रखना यहाँ पे SCO के बारे में यहाँ पे कुछ फैक्ट है आप लोग को जानना चाहिए। SCO का जो इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था, SCO में अभी के टाइम 8 मेंबर है,
और ये देख सकते हो कि बहुत ही पहले इसका मेंबर इंडिया जो है ना, भारत इसका मेंबर 2017 में बना है। तो याद रखना आपको, इसकी स्थापना जो हुई तो 2001 में हुआ था, और मेंबर इसका इंडिया भारत कब बना था, 2007 में बना था। इतनी सारी चीज़ें याद रखोगे बहुत है, ठीक है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि विच फीमेल प्लेयर रिसेंटली अनाउंस द रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। वोमेन की बात हो रही है कि कौन सी महिला ने रिटायर किया है, संन्यास लिया है क्रिकेट से। तो ये हम लोग का शबीम इस्माइल, ठीक है, शबनीम इस्माइल है। शबनीम इस्माइल जो कि आप लोग को साउथ अफ्रीका के मिल जाएगी, और इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। तो ठीक है, देखो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वोमेन देखो, मेंस जैसे क्रिकेट अभी पॉपुलर हुआ है ना, माने मर्दों का, वैसे ही फीमेल का भी 1-2 साल में बहुत ज़्यादा क्रेज होने वाला है। तो नज़र बनाए रखना आप लोग के लिए फ़ायदे रहेंगे। कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे आप लोग को खिलाड़ी है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो खिलाड़ी को मतलब चेहरा याद रखना, ये हरमनप्रीत कौर जो कि अभी के टाइम में इंडिया वुमेन क्रिकेट के ये कैप्टन है, ठीक है। स्मृति मंदाना हो गए, पूनम यादव ये है, दीप्ति शर्मा ये देख लेना, कुछ नाम आपको मिल जाएंगे। ये सफाली है, ठीक है ना। तो ये देख लेना, नाम के साथ आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को आते जाते रहेंगे आप लोग के इसके साथ, ठीक है, रूबरू होते रहना है। और इसका जी भी कोऑर्डिनेटर जो करता है ना, बीसीसीआई करता है, जैसे मेंस का भी बीसीसीआई और इसका भी हेड ऑफ द पर्सन वो बीसीसीआई होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है इसका भी देखो साथ में आंसर आ गया है। अगला जो क्वेश्चन है, संकटग्रस्त, विच ऑपरेशन हैज लॉन्च बाई गवर्नमेंट टू इवैक्यूएट इंडियन फ्रॉम ट्रबल सूडान। सूडान में वहाँ पे क्या हुआ था, थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, सेना और पब्लिक के बीच में झड़प हो गया था, जिसके चलते वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। इसलिए वहाँ से इंडिया ने अपने पब्लिक जो भी थे उसको निकालना शुरू किया। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात चल रही है। तो ये कौन सा था, ऑपरेशन कावेरी। तो याद रखना, ऑपरेशन कावेरी किस कंट्री से इवैक्यूएट करने के लिए स्टार्ट किया था, तो सूडान के लिए। और ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन गंगा जो था ना, ऑपरेशन गंगा ये हमारा था यूक्रेन से भारतीयों को निकालने। जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो भारत के जितने भी वासी थे वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू हुआ था। फिर उसके बाद ऑपरेशन दोस्त जो था तुर्की में और सीरिया में, थोड़ी दिन पहले ही मतलब आपका क्या हुआ था, भूकंप आया था, तो वहाँ से हेल्प करने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। अफगानिस्तान से जब अमेरिका बाहर निकला था, तो उस टाइम इंडियन फंसे हुए थे अफगानिस्तान में, तो ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। ताकि ये जो ऑपरेशन है, याद रखना, कभी भी ये स्टैटिक जीके का काम करता है, कभी भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आ जाएंगे, फिर पूछोगे कि सर एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आ गए, यहाँ से आ गए, ठीक है। हाँ, ये भी सुपर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पे बोला है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली गिवन ओबीसी स्टेटस टू ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कौन से स्टेट ने ओबीसी का स्टेटस दिया है, तो ये दिया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी आपको भोपाल मिल जाएगी, और टोटल यहाँ पे विधायक का जो सीट है वो 230 है भोपाल। और यहाँ के जो सीएम है, सीएम हमारे मामा जो क्या बोलते हैं ना, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है ना, शिवराज सिंह चौहान, इनको मामा बोला जाता है। तो याद रखना, चौहान जी यहाँ के सीएम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी कुछ इसमें नहीं है, भोपाल इसकी राजधानी है, बस। आगे आते हैं, किस सरकार ने, यहाँ पे बोला है किस सरकार ने ऑनलाइन गैमलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है, ठीक है ना। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पास्ड ए बिल टू बैन ऑनलाइन गैमलिंग। तो ये हमारा आप लोग को मिल जाएगा, आपका तमिलनाडु, सॉरी तमिलनाडु, ऑप्शन सी, मुझे लगा ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन सी तमिलनाडु। और इसके बारे में देख लो, तमिलनाडु का कैपिटल तो सबसे पहले याद रखना मद्रास, ठीक है ना, मद्रास यानी क्या, चेन्नई, ठीक है। भूलना नहीं है भैया मेरे, ये भूलना मना है। ये सब चीज़ें अगर भूल जाते हो तो लानत है आप लोग की ज़िंदगी में। बोतल में पानी लेकर बैठो और बोतल में कूद के जान दे देना, बात खत्म, ठीक है। तमिलनाडु, ठीक है। गवर्नर यहाँ के RN रवि है, हैज अप्रूव ए बिल पोजिंग ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, बाकी कुछ चीज़ें इसमें नहीं है, आप लोग का ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, विच फॉरनर IAS ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग। न्यू CEO ऑफ नीति आयोग के न्यू CEO कौन है, तो ये है BVR सुब्रमण्यम, ठीक है ना। BVR सुब्रमण्यम है CEO, BVR सुब्रमण्यम आपको नीति आयोग के CEO मिल जाएंगे, ठीक है। देख लेना यहाँ पे, ही विल रिप्लेस द
परमेश्वरम अय्यम। इसके पहले जो थे परमेश्वरम अय्यर थे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक फॉर 3 ईयर। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए परमेश्वर अय्यर, जो कि इसके पहले नीति आयोग के, ठीक है ना, सुब्रमण्यम 1987 बैच आईएएस ऑफिस छत्तीसगढ़ कैडर रिटायर, ये सब नहीं पूछने वाला है। नीति आयोग वाज फाउंडेड ऑन जनवरी 2015। देखो ये भी याद रखना, सुपर वीआईपी, सुपर वीआईपी नहीं, सुपर वीवीआईपी, ठीक है, कि यहाँ पे पूछेगा नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसने ना प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके योजना आयोग जिसको बोला जाता है, योजना आयोग करके मोदी जी ने बोला कि अब से चलेगा नीति आयोग। नीति आयोग को ना भारत सरकार का क्या बोला जाता है, थिंक टैंक बोला जाता है, थिंक टैंक, भारत सरकार का थिंक टैंक बोला जाता है नीति आयोग। और इसका जो हेड ऑफ द पर्सन चेयरमैन होता है ना, वो होता है वाइस चेयरमैन, जो आयोग का अपॉइंटेड बाय द, ये आपको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना यहाँ पे आप लोग को ये सब चीज़ें भूलना नहीं है, तो ठीक है ना। तो नीति आयोग के चेयरमैन, सीईओ कौन है, सीईओ है आपके ये बीबीआर सुब्रमण्यम। चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और वाइस चेयरमैन नीति आयोग के कौन अपॉइंट करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। और ये प्लानिंग कमीशन के बदले में आया है, याद रखना। अब देखो यहाँ पे बोल दिया है कि हु इज बिड़ला, हु इज ओम बिड़ला। ओम बिड़ला कौन है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो ये क्वेश्चन आपको स्टैटिक है, करंट अफेयर्स भी है, और ये क्यों पूछा गया इसलिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग, इसका जो ओम बिड़ला जो है ना, ओम बिड़ला आपके ऑप्शन 1 स्पीकर ऑफ लोकसभा है, ठीक है ना, स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिड़ला है। अब देखो उसके बाद यहाँ पे देखोगे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और वाइस प्रेसिडेंट दोनों सेम ही पर्सन होता है। कोई भी अगर पर्सन वाइस प्रेसिडेंट के लिए अपॉइंट होता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का अपॉइंट हो जाता है, ठीक है ना। तो जगदीप धनखड़ है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ये शक्तिकांत दास है। अभी के टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, शक्तिकांत दास है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये था ओम बिड़ला के बारे में, इसलिए मेरे को पूछना पड़ा कि देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने न्यू पार्लियामेंट क्या इनॉग्रेशन किया बिल्डिंग का, कहाँ पे, तो सबसे पहले याद करना न्यू दिल्ली में, ठीक है ना, न्यू दिल्ली में। और पहला वाला पार्लियामेंट जो था ना वो गोल था, ये ट्रायंगल शेप का है, ठीक है। तो ये भी याद करना। तो यही पूछा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफिशियली ओपन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ही अराइव एट गेट नंबर 1 wearing a traditional attire and was greeted by लोक सभा स्पीकर ओम बिड़ला। तो ओम बिड़ला के साथ इन्होंने ये सब काम किया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा आ गया। तो सोचे ये नहीं पूछ के वो पूछते क्वेश्चन, तो ये तो नहीं पूछेगा कि आपका जो न्यू पार्लियामेंट बना है कहाँ बना है, दिल्ली, ये सबको पता है भाई, सबको, एक बच्चे को, आपको क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। अगला जो चीज़ है यहाँ पे देख लेना, पढ़ लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा आपको कि हाउ मेनी टेबल्स विल बी डिस्प्ले इन द 74 रिपब्लिक डे पैरेड दिस टाइम। मतलब 2023 में कितने जो होता है ना झांकियाँ जिसको बोलते हैं, अलग अलग स्टेट से झांकियाँ लाते हैं लोग और अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो टोटल इस बार कितने हैं, तो टोटल आपको मिलेगा 23 झांकियाँ निकलेगी, 23 झांकियाँ मिलेगा, ठीक है। तो याद ध्यान रखना। और इस बार 2023 में जो झांकियाँ, जो बेस्ट झांकी का पुरस्कार जीता है वो कौन जीता है, तो यूपी का झांकी जीता है। ये भी याद रखना कि 74 रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो इजिप्ट के जो क्या थे, इजिप्ट के यानी मिस्र के इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे, तो अब्दुल अल असीसी नाम करके, यहाँ पे असीसी याद रखना, देखो याद रखना आपको मिल जाएगा। तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे पहला, तो ये याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देगा। तो देखते थे यहाँ पे क्या है, बाय दिस टाइम टोटल 23 टेबल्स विल बी डिस्प्ले इन द रिपब्लिक डे पैरेड टू हेल्ड इन कर्तव्य पथ। देखो ये भी ध्यान रखना, कर्तव्य पथ, ये दिल्ली में जो ये कर्तव्य पथ था ना, तो इसका पहले नाम हुआ था क्या, राजपथ,
राजपथ, ये ब्रिटेन वालों ने नाम रखा था क्योंकि वहाँ पे राजा बैठते थे, रानियां बैठते थे, बैठते नहीं थे, तो मतलब इसलिए उनको राजपथ रख दिया था। तो इस टाइम भारत ने इसको बदल के नाम क्या कर दिया है, कर्तव्य पथ है। तो ये भी याद रखना कि कर्तव्य पथ, राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया है। तो याद रखना भाइयों, और ये सारी चीज़ें फैक्ट पढ़ लेना। और आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थोड़ी सी यहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये चीज़ें भी देख लेना। उसने कहा मेरे प्यार में फना हो जाओ तुम, मैंने भी कह दिया एग्जाम चल रहा है दफ़ा हो जाओ तुम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो इससे चीज़ें आपके लाइफ की सुधरेगी। देखो एक बार में छोटी नई चीज़ें सुधरती है, तो छोटी छोटी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। पहले जैसे यही चीज़ें बोला, बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अगर लाइफ का सुधार लेते हो तो आपका लाइफ बेटर वे में, बेटर डायरेक्शन में चला जाएगा, और जिससे आपको कोई भी चीज़ें अचीव करने में आसानी होगी। ठीक है, थैंक यू। तो आज का लेक्चर बस इतना ही रहने दो, आगे के लेक्चर में जब भी रहेगा तो आपको मिल ही जाएगा लेक्चर। ठीक है, तो बाय, गुड नाइट।